व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो कवर किया था। लास्ट वीडियो में हमने सप्लाई पढ़ा। सप्लाई के अंदर जो उसके 5 पार्ट्स होते हैं उसमें से हमने 4 पार्ट्स कवर कर लिए थे। जो मेजर 4 पार्ट थे वो कवर किया। अभी जो फिफ्थ पार्ट है वो है नेगेटिव लिस्ट। वो मैं आज स्पेशली एक नया लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ नेगेटिव लिस्ट के लिए, बिकॉज नेगेटिव लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेगेटिव लिस्ट कवर करेंगे, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है वो कवर करेंगे, फिर प्रिंसिपल सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई क्या होता है वो कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। तो उसके लिए स्पेशली मैंने एक अलग ही वीडियो रिकॉर्ड किया है कि आपको उसके अंदर मिक्सअप ना हो जाए। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमारा फर्स्ट वीडियो का पार्ट है उसमें सिर्फ 4 ही पार्ट कवर किए ताकि वो आपको समझने के लिए इजी हो। सेकेंड वीडियो इसीलिए स्पेशली रिकॉर्ड किया कि थोड़ा नेगेटिव लिस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा, उसी हिसाब से ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ग्रेडकूल, द ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग ऐप, GRADKUL फॉर पोस्ट ग्रेड्स एंड द पोस्ट ग्रेजुएट्स। सो गाइस, आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर कंपोजिट सप्लाई से। कंपोजिट सप्लाई क्या है? कंपोजिट सप्लाई में बच्चों कौन सी सर्विसेज आती है? सर कंपोजिट सप्लाई क्या कहते हैं? कंपोजिट मतलब सर कंपोजिट मतलब कॉम्बो। कॉम्बो मतलब अपना वो एक जहाँ गुड्स भी होती है और सर्विसेज भी होती है। सर अच्छा, उसको कंपोजिट कहते हैं? जी हाँ बच्चों, मतलब एक ऐसा रूफ जहां आपको रूफ के अंदर गुड्स भी प्रोवाइड हो रही है और सर्विसेज भी प्रोवाइड हो रही है। सर ऐसी कौन सी सर्विसेज है बच्चों? ऐसी सर्विसेज है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज। अच्छा सर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज मतलब क्या सर? सर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज वो होती है, जैसे एग्जांपल मैंने आज एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। मैंने क्या किया, मेरे को एक बिल्डिंग बनानी है। मेरे को एक बिल्डिंग बनानी है तो मैं जाके बिल्डिंग नहीं बनाने वाला हूं, मैं किसी को एक हायर करूंगा और मैं उसे कहूंगा कि देख बॉस, तू मटेरियल भी ले और सर्विसेज भी दे। मतलब रेती सीमेंट भी तू ला और जो बिल्डिंग बनाने के लिए आदमी लोग की जरूरत रहेगी वो भी तू हायर कर। तो आदमी लोग की सर्विसेज जो आदमी लोग को हायर करते हैं वो सप्लाई और सर्विसेज में फॉल होती है। और यहाँ जो बिल्डिंग रेती और सीमेंट और ब्रिक्स आ गई तो उसको गुड्स माना गया है। तो यहाँ दोनों का मिक्सचर है, मतलब गुड्स भी दी जा रही है और सर्विसेज भी दी जा रही है। क्या दी जा रही है? गुड्स भी एंड सर्विसेज भी सेम, तो इसको सर्विसेज मानी जाएगी। ये एक्टिविटी को ऐसा नहीं कि सर इसमें गुड्स का एलिमेंट है और सर्विसेज का भी एलिमेंट है तो गुड्स को अलग ट्रीट करते हैं और सर्विसेज को अलग ट्रीटमेंट करते हैं, नहीं। जहां ये दोनों एक्टिविटी मिक्स होके दी जाती है, मतलब जहां वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मतलब क्या होता है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मतलब गुड्स भी एंड सर्विसेज भी, मतलब जहां ये दोनों मिक्सचर होके आता है तो उसको सर्विसेज माना जाता है, न कि गुड्स माना जाता है। समझे? फिर भले उसमें रेती सीमेंट ब्रिक्स कुछ भी हो, लोखंड कुछ भी हो, पर उसको सर्विसेज में माना जाएगा। मतलब आज मैंने किसी से वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली तो वो मुझे अलग अलग बिल नहीं देगा, वो एक ही बिल देगा जिसमें सर्विसेज का बिल होगा। समझे? एग्जाम्पल देखो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, रोड्स कंस्ट्रक्ट करना, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रेनोवेशन, ऑल्टरेशन, दिस आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये सारे चीज हो, बिल्डिंग बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, फैब्रिकेशन, कुछ कंप्लीट करना, इरेक्शन का, इंस्टॉलेशन, ये सारे पार्ट्स को सप्लाई ऑफ सर्विसेज में माना गया है। फिर सर दूसरा, रेस्टोरेंट सर्विसेज में आपने देखा होगा रेस्टोरेंट सर्विसेज में खाने की भी सर्विस दी जाती है और जो हमको रेस्टोरेंट खाना सर्व कर रहे हैं तो वो एक सर्विस है। खाना और एक रेस्टोरेंट के अंदर खाने की भी सर्विस, मतलब एक फूड भी है एंड हमको फूड कुक करके देते हैं। इट मींस रेस्टोरेंट में फूड भी देते हैं और फूड को कुक करके देते हैं। सो इट इज अ सर्विसेज। तो रेस्टोरेंट की एक्टिविटी को सर्विसेज माना गया है। क्या माना गया है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई माना गया है बट क्या सर्विसेज माना गया है? सर्विस की सप्लाई मानी गई है। ठीक है। फिर सेवेंथ पार्ट क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑन बॉडी ऑफ पर्सन टू अ मेंबर thereof for cash deferred payment or other valuable consideration. Example, Mahindra Corp supplies snack to its members during annual meeting for a nominal payment. मतलब एक क्लब है
जहाँ मतलब एक क्लब एग्जांपल सब समझ गए होंगे कि महिंद्रा क्लब ने अपनी एक एजीएम रखी थी, एनुअल जनरल मीटिंग, और एनुअल जनरल मीटिंग में उन्होंने कुछ स्नैक्स प्रोवाइड किया, बट स्नैक्स का पेमेंट भी इनसे ले लिया था। मतलब जो पेमेंट मेंबरशिप फीस के ले लो, एजीएम अटेंड करने के लिए जो एक नॉमिनल फीस रहेगी, तो उसको भी सप्लाई माना गया है। क्या सप्लाई? सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है। बिकॉज सप्लाई ऑफ गुड्स इसके लिए क्यों के लिए उन्होंने कोई सर्विसेज नहीं दिया, उन्होंने कुछ सप्लाई किया और उन्होंने रिटर्न में उनसे पेमेंट लिया। सो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी, unincorporated body association of a person to a member thereof for a cash or deferred payments or for a valuable consideration। या तो कैश में या तो डिफर्ड पेमेंट्स, मतलब प्रॉमिस किया कि आगे जाके दूंगा, या तो अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, या तो कैश के अलावा कोई और वे में उसको पे किया है अदर देन कैश। समझे? पार्ट 5 नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट क्या है? नेगेटिव लिस्ट मतलब गवर्नमेंट ने ये सारे कुछ सर्विसेज है उनको कह दिया कि यहाँ जीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ इसको सप्लाई ही कंसिडर नहीं करेंगे। क्या कंसिडर नहीं करेंगे? सप्लाई ही कंसिडर नहीं करेंगे। समझे? तो कौन सी एक्टिविटीज है एक बार कवर करते हैं। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, ये एम्पावर नहीं है, एम्प्लॉयर है, प्लीज करेक्ट इट। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर in course of or in relation to his employment, मतलब एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज। मतलब मैंने किसी अपने आदमी को एम्प्लॉयमेंट में रखा है, मैंने किसी को नौकरी पे रखा है, तो वो जो बंदा मुझे सर्विसेज दे रहा है और मैं उसको जो पेमेंट दे रहा हूँ, मैं उसको जो सैलरी दे रहा हूँ, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और उसको जीएसटी इसके लिए नहीं लगेगा बिकॉज उसको सप्लाई नहीं माना गया है। समझे? मतलब सर्विसेज बाय एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विसेज दी इन कोर्स ऑफ इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, किसके अंदर? एम्प्लॉयमेंट के अंदर। किसमें? एम्प्लॉयमेंट। बट अदर देन एम्प्लॉयमेंट अगर कुछ सर्विसेज देता है या कुछ गुड्स ट्रांसफर करता है तो वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल नहीं होता है। सर जरा समझा नहीं, आप पहले कह रहे हो कि ये लगेगा, पहले कह रहे हो कि जीएसटी सप्लाई नहीं माना जाएगा, फिर कहते हो कि माना जाएगा। देखो बच्चों कैसा होता है, मैंने किसी को एम्प्लॉयमेंट में रखा है, मैंने किसी को नौकरी पे रखा है, और नौकरी के अंदर उसने मुझे अपनी नौकरी का अपने वर्क स्कोप के अंदर ही उसने मुझे कोई सर्विस दी या तो गुड्स दिया, जो मेरे लिए मैं उसको जो पे कर रहा हूँ, जो सैलरी पे कर रहा हूँ, रिटर्न जो मुझे सर्विसेज दे रहा है, उसको नेगेटिव लिस्ट में डाला गया है। बट अगर वही बंदा मुझे ऑफिस आवर्स के बाद अगर कोई गुड्स सप्लाई कर रहा है, मतलब मेरा बिजनेस है मोबाइल बनाना, बट वही बंदे ने मुझे आज आउट ऑफ द वे जाके मुझे कुछ पतंग सप्लाई किया, तो वो उसने पतंग सप्लाई किया, मैंने उससे पतंग खरीदी, पतंग मींस काइट्स, मैंने उससे 1000 काइट्स खरीदी मेरे ही एम्प्लॉय से, तो उसको नेगेटिव लिस्ट में नहीं माना जाएगा, उसको गुड्स माना जाएगा, उसने मुझे सप्लाई किया, बिकॉज वो मेरे नौकरी के परव्यू में नहीं कर रहा है, वो आउट ऑफ द वे जाके कर रहा है। तो अदर देन एम्प्लॉयमेंट अगर वो मुझे कोई भी गुड्स दे रहा है या सर्विसेज दे रहा है ना, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। समझे? एग्जांपल पढ़ो। रमेश एम्प्लॉय ऑफ ए लिमिटेड with salary of ₹50,000 per month rendering his services to A limited, no supply। बरोबर है, वो अपनी नौकरी के अंदर कर रहा है तो नो सप्लाई, बट सर्विसेज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा। मतलब सर इसका आप समझे नहीं, मतलब हमको मतलब कि मैंने किसी को जैसे कि आज की मेरी लर्निंग क्या है, मैं अपनी टीचिंग की सर्विस दे रहा हूँ, मैं किसको टीचिंग की सर्विस दे रहा हूँ, हमारा ये ऐप है ग्रेडकुल को मैं टीचिंग की सर्विस दे रहा हूँ, मैं ग्रेडकुल को मेरे लेक्चर्स रिकॉर्ड करके टीचिंग की सर्विस दे रहा हूँ। इट्स नॉट ऑन एम्प्लॉयमेंट बेसिस, इट इज एन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कि मैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि मैं तुमको लेक्चर्स, मैं आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाऊंगा, सो मैं इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाऊंगा, तो मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूँ, मैं सैलरी आपसे नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने आर्ली बेसिस पे आपको सर्विस दे रहा हूँ। मतलब मैं 1 आवर स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा तो मुझे इतना रेम्यूनरेशन मिलेगा। सो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ हूँ, तो एक कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एंटर होता है उसको सप्लाई माना जाता है, बट एम्प्लॉयमेंट के परव्यू में आता है तो उसको सर्विसेज सप्लाई नहीं माना जाता है। समझे? मतलब एम्प्लॉयमेंट में अगर आप कोई भी सर्विस दे दो, सर्विस सप्लाई नहीं माना जाता, बट आउट ऑफ द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट के स्कोप के बाहर गए तो उसको सप्लाई माना जाएगा। Services by any court or tribunal established under any law for the time being in force। क्या? सर्विसेज बाय एनी कोर्ट, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट ने
या तो किसी भी ट्रिब्यूनल ने, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो इनकम टैक्स में हमारी हियरिंग सुनते हैं, जो इनकम टैक्स में हियरिंग्स होती है, कोई भी केसेस रहती है इनकम टैक्स में, जो भी एसएससी के ओपन होते हैं, तो उसमें जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपॉइंट की जाती है, या तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जो हमको कोई सर्विस दे रही है उसको भी नेगेटिव लिस्ट में, मतलब कोर्ट की सर्विसेज को नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया और उसको सप्लाई नहीं मानना जाता। फंक्शंस परफॉर्म बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मोदी जी की सर्विसेज, मोदी जी जो गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे, वो गवर्नमेंट से कुछ सर्विसेज जो गवर्नमेंट को अपनी सर्विस दे रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या तो स्टेट लेजिस्लेशन, मेंबर ऑफ पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और लोकल अथॉरिटी, एलए मतलब लोकल अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट के अंदर जो सर्विसेज है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी कोई सर्विस दे रहे हैं, मोदी जी गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे, उसको सर्विसेज में सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसको नेगेटिव लिस्ट में लिया गया है। उसी हिसाब से अगर कोई पंचायत सर्विस दे रही है बीएमसी को, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन या लोकल अथॉरिटी जो एक सर्विसेज देती है, उसको भी नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। क्या किया गया है? नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। समझे? ओके। फिर ये क्या, सी पॉइंट, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन, मेंबर और डायरेक्टर, बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। कोई एक बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की या लोकल अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, तो गवर्नमेंट की कंपनी में अगर कोई चेयरपर्सन या तो मेंबर या उसका डायरेक्टर जो गवर्नमेंट की कंपनी को जो सर्विसेज दे रहा है, तो डायरेक्टर की सर्विसेज दे रहा है या चेयरमैन की सर्विसेज, एज अ चेयरपर्सन की सर्विसेज या मेंबर की सर्विसेज दे रहा है, तो वो भी उसको सर्विसेज में नहीं, वो सप्लाई नहीं माना जाता है और उसको नेगेटिव लिस्ट में ले लिया गया है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको सम अप करूं तो गवर्नमेंट के जो पंचायत समिति या जो भी है, जो गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं, उसको नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। समझे? सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बुरियल, क्रिमेटेरियम और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज। ये कौन सी सर्विसेज है? कॉफिन की सर्विसेज, फ्यूनरल, बुरियल, क्रिमेटेरियम और मॉर्चरी। कॉफिन की सर्विसेज, किसी की डेथ हो जाती है तो उसको जो जलाते हैं या किसी की बोलते हैं ना मुस्लिम्स में दफनाते हैं, तो वो वाली सर्विसेज, कॉफिन्स में क्रिश्चियंस को कॉफिन्स में डालते हैं, जो वो वाली सर्विसेज रहती है, जो ये सब प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, कॉफिन्स एंड ऑल, जो किसी को दफनाने की या किसी को जलाने की सर्विसेज रहती है, जो एक कमिटी जो सप्लाई कमिटी जो रहती है, जो सर्विसेज देती है, उसको नेगेटिव लिस्ट में दिया गया है। मतलब वो सर्विसेज को सप्लाई ही नहीं माना गया है। सप्लाई नहीं मानाएगा तो जीएसटी का क्वेश्चन ही खड़ा नहीं होता है। इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज मतलब जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो एक आदमी एक्सपायर हो जाता है तो उसकी बॉडी को शमशान घाट या तो किसी मस्जिद या किसी चर्च में लेके जाता है, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो सर्विसेज को भी गवर्नमेंट ने नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। फिफ्थ पॉइंट नेगेटिव लिस्ट में कौन सा? सेल ऑफ लैंड। सेल ऑफ लैंड, जी हाँ सर, अगर मैं किसी को लैंड अपना बेच रहा हूं, मेरी जो लैंड है, मैं किसी को भी लैंड इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, बरोबर, मैं किसी को लैंड बेच रहा हूं तो उस पे न ही उसको गुड्स माना गया है, न ही सर्विसेज माना गया है, उसे नेगेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। नेगेटिव लिस्ट मतलब सप्लाई नहीं माना गया, मतलब जीएसटी नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? जीएसटी नहीं लगेगा। बट पार्ट बी में आप पढ़ो क्या है? सेल ऑफ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2। अगर सेल ऑफ बिल्डिंग होती है तो उसको भी सर, यस, सेल ऑफ बिल्डिंग मतलब लैंड में तो सप्लाई नहीं माना जाएगा, बिल्डिंग में भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर मैं बिल्डिंग किसी को सप्लाई कर रहा हूँ, बिल्डिंग बनाने के बाद बिल्डिंग के फ्लैट्स किसी को सप्लाई कर रहा हूँ, तो जीएसटी सप्लाई नहीं माना जाएगा। बट सर ये क्या है? सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5। बच्चों ये वो है, सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 और शेड्यूल 2 ये कह रहा है कि अगर कोई बिल्डिंग की ओसी, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, बिल्डिंग की ओसी जो गवर्नमेंट इश्यू करती है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इश्यू करती है, मतलब एक बिल्डिंग बनने के बाद गवर्नमेंट वही बिल्डिंग के बिल्डर को एक सर्टिफिकेट इश्यू करती है कि ये बिल्डिंग रहने के लायक है, अभी ये बिल्डिंग इज रेडी फॉर ऑक्यूपेंसी। मतलब यहाँ अभी एक इन्वेस्टर या कोई भी जिन्होंने भी अपने फ्लैट्स खरीदे वो आके यहाँ रह सकते हैं। समझे? तो गवर्नमेंट एक ओसी सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट एक अप्रूवल देती है, स्टैम्प देती है कि हाँ जी ये बिल्डिंग रहने के लिए परफेक्ट है और यहाँ कोई भी रेसिडेंट ऑक्यूपाई कर सकता है रहने के लिए। तो गवर्नमेंट जो ऑक्यूपेंसी देती है सर्टिफिकेट, अगर ओसी के बाद
ओसी के बाद अगर कोई फ्लैट खरीदता है कोई भी बिल्डिंग में, ओसी के बाद अगर कोई फ्लैट खरीदता है कोई भी बिल्डिंग में, तो जीएसटी सब तो उसे सप्लाई क्या करेंगे, सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्या किया जाएगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा। समझे बच्चे लोग, समझे कि नहीं समझे? मतलब ओसी के पहले, ओसी के पहले, ओसी के पहले अगर आपने फ्लैट बुक किया है, ओसी के पहले बिल्डिंग की ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आने के पहले अगर आपने जीएसटी, आपने कोई फ्लैट खरीदा है तो जीएसटी लगेगा, बट ओसी के बाद जीएसटी नहीं लगेगा। एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स मतलब मैंने आज एक एलआईसी पॉलिसी ली थी, मैंने एलआईसी पॉलिसी ली थी या तो मेडिक्लेम पॉलिसी ली थी, मेडिक्लेम पॉलिसी ली थी कि मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो मेरे को गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या, मेरे को वो कंपनी मुझे इतना क्लेम देगी, मतलब मैंने जो प्रीमियम भरा है तो उसके अगेंस्ट में मेरे एक्सीडेंट होने पे मुझे क्लेम मिलेगा। तो वो जो क्लेम मिलता है उसको भी गवर्नमेंट ने नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया है, उसपे जीएसटी उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। एक्शनेबल क्लेम्स मतलब एक्शनेबल क्लेम्स फ्यूचर में क्लेम्स, मतलब ये एक्शनेबल मतलब ये एक्टिविटी हुई तो आपको ये क्लेम मिलेगा, ये वारदात हुई तो आपको ये करना पड़ेगा, मतलब आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपको इतना मुआवजा मिलेगा, ये आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपने जो प्रीमियम भरा है तो आपको उसका इतना क्लेम मिलेगा। तो इसको एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग इसके लिए बिकॉज वहां भी क्लेम होता है कि आप जो टिकट लेते हो कि आपने 100 की टिकट ली, अगर आपका नंबर लग गया तो आपको 500 मिलेंगे, तो उसको एक्शनेबल क्लेम्स कहते हैं, बट उसको यहाँ एक्सक्लूड किया गया है। मतलब लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग में अगर आपको कोई क्लेम मिलता है तो उसको जीएसटी लगेगा, उसमें सप्लाई माना जाएगा, उसको सप्लाई माना जाएगा तो जीएसटी लगेगा। बट एक्शनेबल क्लेम्स में जो मैंने आपको एलआईसी मेडिक्लेम पॉलिसी का एग्जांपल दिया वहां नहीं लगेगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा। कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, सर ये क्या है बच्चों? नेगेटिव लिस्ट आपने समझ लिया, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई अभी आगे का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, शायद 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको डेफिनेशन, या तो कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई किसे कहते हैं। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 कंपोजिट सप्लाई को डिफाइन करता है। तो कंपोजिट सप्लाई क्या होता है पढ़ते हैं, एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। comprises two or more taxable supplies of goods or services, comprises two or more taxable supplies of goods or services or both or a combination of thereof। क्या पहला पॉइंट क्या है? कंप्राइजेस ऑफ 2 or more taxable supplies, दो या तो दो से ज्यादा टैक्सेबल सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स या तो सर्विसेज, दो या तो दो से ज्यादा, या तो गुड्स या तो सर्विसेज या तो बोथ, या दोनों का कॉम्बिनेशन या तो बोथ, ये प्रोवाइड करते हैं हम, विच आर नेचुरली बंडल एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। सर बाउंसर गया। बच्चों एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। कंपोजिट सप्लाई जैसे कि मेरी टीचिंग की सर्विसेज, क्या सर्विसेज? टीचिंग की सर्विसेज। मेरी टीचिंग की सर्विसेज में आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको पढ़ाने की सर्विसेज मेरी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, मैं पढ़ा रहा हूं तो इट इज एन एक्टिविटी विच इज मीन टू बी सर्विसेज, बट साथ ही साथ में आपको बुक्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, बुक्स प्रोवाइड कर रहा हूं मतलब पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाने के साथ साथ एक बुक भी प्रोवाइड कर रहा हूं, बुक प्रोवाइड कर रहा हूं मतलब वो गुड्स हो गया। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? गुड्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? गुड्स भी दे रहा हूँ एंड सर्विसेज भी दे रहा हूँ, दोनों साथ में दे रहा हूँ। तो इसे क्या कहते हैं? कंपोजिट सप्लाई। देखो, कंप्राइजेस 2 or more taxable सप्लाई, गुड्स में 2 or more taxable सप्लाई मतलब एजुकेशन सर्विसेज भी मेरी टैक्सेबल सप्लाई है एंड गुड्स की सर्विसेज, बुक आपको देना वो भी एक टैक्सेबल सप्लाई है, एक गुड्स है और एक सर्विसेज है एंड दोनों कॉम्बिनेशन साथ में देते हैं, मैं दोनों आपको साथ में प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेक्चर भी दे रहा हूँ एंड नोट्स भी दे रहा हूँ, बुक्स भी दे रहा हूँ। आर नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर, मतलब ये दोनों आपस से जुड़े हुए हैं, मतलब अगर मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ एंड नोट्स नहीं दे रहा हूँ तो मेरी सर्विस आधी है, मतलब नेचुरली बंडल्ड है, मतलब मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ बुक देना जरूरी है, बुक दे दिया और पढ़ा नहीं रहा हूं तो नहीं चलेगा बॉस, मुझे बुक के साथ आपको पढ़ाना भी जरूरी है। तो विच आर नेचुरली बंडल्ड एंड इन कंजंक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड वन ऑफ विच इज द प्रिंसिपल सप्लाई।
प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है हमारे केस में? प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई टीचिंग है। हमारी ये दो एक्टिविटी में गुड्स भी, बुक्स को गुड्स माना गया है, टीचिंग की सर्विसेज को, टीचिंग की एक्टिविटी को सर्विसेज माना गया है। तो इसमें मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी कौन सी है? प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने के बिना मैं आपको बुक्स दे रहा हूं तो नहीं चलेगा, पढ़ाने के साथ साथ बुक्स दे रहा हूं तो चलेगा। सो इसमें पढ़ाने की सर्विसेज को प्रिंसिपल सप्लाई माना गया है। सो व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई? कंप्राइजेस ऑफ टू और मोर, देखो 3 पॉइंट याद रखो, comprises of 2 or more taxable supply of goods or services or both, मतलब 2 or more taxable supply होना जरूरी है, and which are naturally bundled, naturally bundled होना चाहिए। naturally मतलब पढ़ाने के साथ बुक, समझे, naturally bundled होना चाहिए, और in the ordinary course of business and one of which is a principal supply, एक चीज का प्रिंसिपल सप्लाई होना जरूरी है, समझे। प्रिंसिपल सप्लाई मतलब भी आपको समझा दिया। प्रिंसिपल सप्लाई मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस, मतलब वो सर्विस नहीं है उसके बिना दूसरे की कोई औकात नहीं। जैसे मैंने टीचिंग के बिना बुक्स देना, कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं होता है। बुक्स के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ मैं बुक्स दे रहा हूं तो बात समझ में आती है, बट सिर्फ बुक्स दी और पढ़ाया नहीं तो बात समझ में नहीं आती है। तो मेरी पढ़ाने की सर्विस इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, समझिए, समझो कि नहीं। मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई क्या होता है? आपने देखा होगा दिवाली आती है, तो दिवाली आती है तो सभी के घर में एक एक सेलिब्रेशन बॉक्स आता है। सेलिब्रेशन बॉक्स मतलब मिठाई का बॉक्स आता है, जिसमें काजू होता है, बादाम होती है, पिस्ता होती है, कुछ चॉकलेट्स होती है, बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स होते हैं, कुछ बादाम, कुछ चॉकलेट, कुछ पिस्ता, एलमंड्स, बहुत सारी चीज होती है। तो यहाँ मिक्स सप्लाई है, मतलब यहाँ जो मिक्स सप्लाई है नेचुरली बंडल नहीं है। यहाँ मैं बादाम भी अलग से बेच सकता हूँ, काजू भी अलग से बेच सकता हूँ, मैं चॉकलेट भी अलग से बेच सकता हूँ, बट मैंने उसको एक साथ में बेचने के लिए सभी को साथ में मिक्स किया हो। मैंने एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 3-4 प्रोडक्ट को मिक्स किया हो, एंड सभी एक दूसरे से नेचुरली बंडल नहीं है। जैसे हमारे कंपोजिट प्रिंसिपल और कंपोजिट सप्लाई के अंदर कैसे था, सब लोग एक दूसरे से नेचुरली बंडल थे, मतलब एक का होना जरूरी था दूसरे के लिए, बढ़िया, एक का होना दूसरे के लिए जरूरी नहीं है, नेचुरली बंडल नहीं है। यहाँ भी 2 or more सर्विसेज ऑफ 2 or more गुड्स है, या तो सर्विसेज या तो कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, बट नेचुरली बंडल नहीं है। और सभी लोग को अगर साथ में जोड़े नहीं तो आपस में इंडिविजुअल आइडेंटिटी है सबकी, एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है मार्केट में, मतलब इंडिपेंडेंटली भी मैं बेच सकता हूँ, चॉकलेट को भी अलग से बेच सकता हूँ, काजू को भी अलग बेच सकता हूँ, बट मैंने एक गिफ्ट बॉक्स बनाने के लिए मैंने सभी दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज को कंबाइन किया और मैंने उसको एक ही प्रोडक्ट बनाया, समझे। तो इसे मिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स सप्लाई कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ो, 2 or more individual supply of goods or services or any combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price। एक ही प्राइस के लिए पूरा बॉक्स बनाया, चॉकलेट, वो सेलिब्रेशन का बॉक्स। वह सच सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई, ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है, बिकॉज ये मिक्स सप्लाई है। मिक्स सप्लाई क्यों है? बिकॉज सबकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, ये एक दूसरे से नेचुरली बंडल नहीं है, समझे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है, इंडिविजुअल सप्लाईज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, समझे। सेलिब्रेशन चॉकलेट बॉक्स इन दिवाली। अभी टैक्स रेट की बात आती है, सॉरी, अभी देखो कंपोजिट सप्लाई में टैक्स रेट क्या लगेगा? कंपोजिट सप्लाई में टैक्स रेट सर क्या लगेगा? टैक्स रेट वही लगेगा जो प्रिंसिपल सप्लाई का है, मतलब टीचिंग के साथ साथ मैंने बुक भी प्रोवाइड की। अगर मेरी टीचिंग की एक्टिविटी पे 5% टैक्स है एंड बुक्स पे 18% है, तो मैं क्या करूंगा, जो बुक्स एंड टीचिंग की एक्टिविटी है ना, दोनों को क्लब करूंगा और 5% टैक्स लगाऊंगा। 5% टैक्स क्यों सर? बिकॉज मेरी प्रिंसिपल सप्लाई है पढ़ाना, तो मेरी प्रिंसिपल सप्लाई की जो रेट ऑफ टैक्स रहेगा मैं वही बुक्स को भी लगाऊंगा। आप समझे? जी हाँ सर, मतलब प्रिंसिपल एक्टिविटी की, प्रिंसिपल जो एक्टिविटी रहेगी उसका जो रेट रहेगा वही मैं दूसरी एक्टिविटीज पे भी लगाऊंगा, मतलब टीचिंग वाली रेट ही मैं बुक्स पे भी लगाऊंगा, समझे। बट मिक्स सप्लाई में क्या होता है? मिक्स सप्लाई में क्या होता है? हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगता है, मतलब चॉकलेट, बादाम, पिस्ता, काजू, इसमें जिसका हाईएस्ट रेट है, मतलब चॉकलेट का 18% है, बादाम का 28% है, बाकी दोनों प्रोडक्ट का 5% एंड 12% है, तो मैं रेट कौन सा लूंगा? चॉकलेट का लूंगा जिसका 28% है, हाईएस्ट रेट लूंगा, समझे। जो हाईएस्ट रेट रहेगा वो रेट लगेगा।
समझे बच्चों? तो उसी के साथ हमारा ये मिक्स सप्लाई वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नेगेटिव लिस्ट, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई हमने कवर कर लिया ये पार्ट। ये थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, इसके लिए मैंने इसका वीडियो अलग से ही रिकॉर्ड किया है। होप सो बच्चों आपको ये समझ में आया। और इसी के साथ हमारा ये 2 पार्ट में स्कोप ऑफ सप्लाई यहीं पे खत्म होता है। होप सो आपको सब कुछ इजी वे में समझ गया है। सो गाइस अभी भी कह रहा हूँ, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो, ये इसकी जो नोट्स की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ इसको वीडियो के साथ साथ ही पढ़ेगा, आप पढ़ लेना इसको, तो आपको इजी वे में जल्दी जल्दी समझेगा। एंड रिवाइज करने भी आपको टाइम नहीं जाएगा। मार्किंग्स करो जितना हो सके, नोट्स पे मार्किंग्स करो, तो आपको नेक्स्ट टाइम इजी वे में समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स जो कह रहा हूँ तो आप उसको साथ ही साथ साइड में एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। सो गाइस यही हमारा लेक्चर आज का, स्कोप ऑफ सप्लाई यही खत्म होता है। होप सो नेक्स्ट वीडियो वी वुड बी कवरिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके सो गाइस please subscribe to our channel Gradcool, GRADKUL, online digital learning app for grads and the post grads. And please keep subscribing please sharing our videos to your friends and family so that they can get the benefit of this video. और मोदी जी कहते ही है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सो प्लीज पढ़ाते रहिए, सभी को वीडियो शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।